Hello, students. Welcome to the first lecture of Entrepreneurship Development. This is the subject of final year. The code is KOE 083. अभी इस सब्जेक्ट को फाइनल ईयर में चलाया जा रहा है और जो भी सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाए जाते हैं बीटेक में या जहाँ भी, हर चीज़ का एक पर्पस होता है. Entrepreneurship डेवलपमेंट क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू स्टार्टअप्स एंड दिस इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन, दिस इज़ रिलेटेड टू डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. तो हमको हमेशा बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें पता होती है. अगर हम करियर ऑप्शन हमें चूज़ करना है तो हमको कुछ कुछ ऑप्शन बता दिए जाते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड, इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट. ये सारी चीज़ें हम लोग को बता दी जाती हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि और भी क्या करियर ऑप्शन है मार्केट में. और ये सारे सब्जेक्ट जब हमारे कोर्स में इंक्लूड किए जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हम और भी क्या क्या डायमेंशन हमारे लिए एज अ करियर ओपन हो सकती है. और उसी का ये पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों को बेसिकली कोई एक अगर हमको स्टार्टअप शुरू करना है या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होती है, उसका पूरा बेसिक नॉलेज है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. अगर इतना नॉलेज आपके पास है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो बनता ही है कि जब कभी भी आप कोई बिज़नेस करना चाहें या आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर आज की डेट में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पास हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए टू बी द बेस्ट पर्सन देयर. तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर आप उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझते हैं तो उसको ध्यान देंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप उसको एज अ थ्योरी सब्जेक्ट लेते हैं. तो अभी हम इसके कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे. तो कंटेंट ऑफ यूनिट 1 की अगर हम बात करें, जो कि फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चल रहा है, उसका जो कंटेंट है, पहला है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए. डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेफिनेशन है आप बुक से उठा के उसको कॉपी कर लें. अगर आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे. उसके अलावा जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं बेसिकली इन इंडिया, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो हमें ये देखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, और अगर हम उसको कंपैरिजन करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ से, तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं. उसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, उसका नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बेसिकली, और कौन कौन से टाइप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं. उसके अलावा डिमांड एंड रिसोर्स बेस्ड एंसिलरीज़ को टाइप में ही आ जाता है, उसको हम थोड़ा सा और एक बार देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हम लोग को उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा. लास्ट जो कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्टेजेस इन स्टार्टिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अगर किसी को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करनी है तो हमको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हमको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, किसके पास हम जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कैसे काम शुरू कर सकते हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए. तो ये सारे कंटेंट यूनिट 1 में आते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर की शिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई एक बिज़नेस सेटअप क्रिएट करता है, लेकिन उसका बिज़नेस सेटअप क्रिएट करने के पीछे जो इंटेंशन होता है केवल प्रॉफिट नहीं होता है. वो एक न्यू आइडिया जनरेट करता है, वो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि सोसाइटी में ये चीज़ की कमी है, अब इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूं, या अपनी कंट्री को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे सॉल्व करूं. तो कोई एक आइडिया लेके आता है और उस आइडिया को फिर वो एक बिज़नेस के फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट करता है. तो जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो हम इसको या तो इस फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें किसी आइडिया को एक फ्रूटफुल फॉर्म में, एक बिज़नेस वेंचर के फॉर्म में डेवलप किया जाता है. इस फॉर्म में हम डेफिनेशन दे सकते हैं, या हम उसको एक्टिविटी कहें या प्रोसेस कहें, सेम चीज़ है, या एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके फॉर्म में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन लिखें, बट यू कैन स्टार्ट विथ एंटरप्रेन्योरशिप
is a process or entrepreneurship is an activity of identifying, creating, pursuing opportunities। जो भी आसपास आपको दिख रहा है कि इस चीज़ की नीड है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। परस्यूइंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर, किसी बिजनेस वेंचर को, इंटरप्राइज को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन किया कर दें तो वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी आप डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट विथ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, या इट इज़ एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाई, क्रिएटिंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर। ओके, और जितनी भी डेफिनेशन आप देखेंगे वो इसी फॉर्म में, कुछ चीज़ उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी ग्रोथ होती है इससे, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है तो या तो कोई सिंगल पर्सन किसी फर्म को चला सकता है, या तो नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 लोग चला सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर विलिंग टू टेक अ रिस्क। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स भी होते हैं, पर दे शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क, इनोवेट, कुछ नया करने की चाहत होनी चाहिए, रिस्क लेना है। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, मटेरियल है, उसको हम कैसे मार्केट में ला सकते हैं, उसको कैसे हम इस फॉर्म में ला सकते हैं कि जिससे हमको कुछ प्रॉफिट मिल सके और लोगों की हेल्प भी हो सके। तो दैट रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू एड्रेस मार्केट नीड्स, मार्केट डिमांड को फुलफिल करना है। कैपिटलाइज ऑन अनटैप्ड नीशेस, तो जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, ऐसे एरियाज़ को, इनोवेशन उसी चीज़ को कहते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, हम उसको करें। तो यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। जो पहला टॉपिक था हमारा यूनिट 1 का वो यही है, इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और डेफिनेशन याद रखना क्या, जब आप चीज़ों को समझ गए डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई टफ बात नहीं। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो पर्सन एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है, जो ये पूरा प्रोसेस करता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। अब उसका काम क्या होता है? अब जैसे इसमें क्या क्या उसका काम होता है, उस बेसिस में, या क्या क्या बेनिफिट देता है, उस बेसिस में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसका रोल क्या होता है कि जब वो कोई एंटरप्राइज सेटअप करेगा, कोई बिजनेस बनाएगा, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, और उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट बनेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स जब आते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो देश का फ़ायदा इकोनॉमी वाइज भी हो रहा है, और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, किसी एक की मोनोपोली नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को एंटरप्रेन्योर ग्रोथ करता है। अब उसके बाद कहते हैं कि एंटरप्राइज क्या है? जो बिजनेस सेटअप किया उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। एन एंटरप्राइज इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड एंड विच प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स जॉब्स। तो कोई कंपनी जो आप स्टैब्लिश करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज। अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक कंपनी को स्टैब्लिश कर रहा है उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज के ही थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जॉब्स लोगों को देता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हेल्प होती है ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट एंटरप्राइज। तो वो जो पर्सन है वो एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे ईजी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है, एंटरप्रेन्योर इज एन एक्टर। तो काम जिसने किया उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटरप्रेन्योर। जो उसका आउटकम निकला उसको हमने बोला एंटरप्राइज, जो पूरी कंपनी सेटअप हुई, और जो प्रोसेस परफॉर्म हुआ उसको हमने बोला एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक्टर, एक्ट एंड आउटकम, इसको हमने बोला एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग की बात करें कि उस ऐसा पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी बिजनेस वेंचर को चला पाए, क्योंकि हर एक पर्सन में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से रन कर पाए। तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है, और
उस रिस्क भी लेने का उसमें हुनर होना चाहिए कि रिस्क ले पाए अच्छे से और उससे रिलेटेड प्रॉफिट को भी अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर होता है। तो अगर हम देखें, एक एग्ज़ाम्पल भी है हमारे पास कि जैसे ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स के थ्रू बहुत सारे एंटरप्रेन्योर निकल के आए, और उससे ई कॉमर्स के थ्रू जो छोटे छोटे बिजनेस पर्सन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ कि ऐसे ऐसे कोई भी आपने अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, अब आपको सेलिंग करनी है तो आप ई कॉमर्स के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट, हमको पता है कि फ्लिपकार्ट के कौन फाउंडर थे, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। तो इनके थ्रू इन्होंने एक बिजनेस टाइप का डेवलप किया जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल पाए। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करें या लोग क्यों करते हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सबको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पास अदर ऑप्शन भी होने चाहिए, करियर ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मल जॉब करते हैं तो आपका एक सेट ऑफ परसेंटेज होता है कि इतना इतना आपको मिलना है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं तो आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ने के चांसेस होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड एबिलिटीज़। नीड टू लर्न मोर। कई लोग होते हैं कि जो नया काम करना चाहते हैं, नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं। लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उतना मौका नहीं मिल पाता कि वो पढ़ाई का उस पूरे सारे प्रोसेस को पार कर सकें और एक पर्टिकुलर जॉब पा सकें। तो वो जब प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई है तो अलग एरिया में वो अपना आइडिया सेटअप करके, हो सकता है कि उनके पास वो ऐसा कुछ आइडिया हो तो उसको काम कर सकते हैं। उसके अलावा बीन थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, ये फ्रेज़ है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रॉपर अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, या कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपने देखी और आपको लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है, या आपको लगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो चीज़ पाई है और उसको भी बहुत सारे लोग एज अ मतलब करियर ऑप्शन चुनते हैं कि उनको एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, तो उनको लगा कि हम इसको अलग तरीके से करियर ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब भी कोई नया बिज़नेस आप सेटअप करते हैं तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप रिपीटेटिव वर्क नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ काम आपका न्यू इनोवेशन होता है और उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट, ये भी चीज़ होनी चाहिए कि अगर रिस्क टेकिंग कोई नहीं है, किसी में ये क्वालिटी नहीं है। आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा यही डर लगा रहता है कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, हम कोई बिज़नेस सेटअप करें, पता नहीं लॉस में ना चला जाए, और जो रिस्क नहीं लेता उसको फिर इस हिसाब से बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो रिस्क टेकिंग तो ज़रूर होना चाहिए जब अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं, और उसी के थ्रू आपको अचीवमेंट मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये भी फंक्शन है। जब कभी भी आप कोई नया बिज़नेस बना रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो जो भी आप बिज़नेस वेंचर खड़ा कर रहे हैं उसमें आपको चीज़ों को वेल मैनेज तरीके से चलाना होता है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किस तरीके से काम होना है, ये सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं इंडिया में या कहीं भी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पर्सनल लेवल पे, और कंट्री को भी इकोनॉमिकल लेवल पे डेवलपमेंट होता है उसका। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज एंड रिसर्च, तो आजकल लोग चेंज से डरते हैं, उनको लगता है कि क्या नया इनोवेट करना, आजकल एआई का ज़माना आ गया है, तो कहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और एआई की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे रहते हैं कि हमें बस जैसा चल रहा है वैसे ही। तो इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप जितना देख रहे हैं गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है इसको, जितना हम इसको बढ़ावा देंगे उतने ही लोग आगे निकल के आएंगे और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी अच्छा होने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर,
तो इसमें हम कहते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट क्वालिटी आपका कोई बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन क्वालिटी ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आप टाइम टू टाइम सीख भी सकते हैं, कमिटमेंट होना चाहिए। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, बीच में एंड कर देते हैं, तो उनका बिजनेस अच्छा नहीं हो पाता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिन भी लोगों ने सक्सेस पाई है वो 1 साल में 2 साल में नहीं, टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। तो इतना सेल्फ बिलीव, हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस, किसी भी रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ से चीज़ों को मैनेज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ आपको उसमें मॉडिफिकेशन एंड चेंज भी करते रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। प्लानिंग चीज़ों को करने आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जब भी आप कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वो स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके अंदर होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इनोवेशन है। सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ बिल्कुल बहुत सारे ऐसे शहर थे जहाँ पे बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं था, अब और जैसे एंटरप्रेन्योर्स उस शहर में आ गए तो धीरे धीरे वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज़ आई बाहर, डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। तो जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो इकोनॉमिकल तो बेनिफिट होता ही होता है, साथ साथ में हर तरीके से उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी इस टाइप की एक्टिविटी, क्योंकि अब इंडिया बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को प्रमोट भी कर रहा है और अब इन सारी एक्टिविटी को हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रॉफिट्स वगैरह भी हैं इसमें, तो लोग बहुत एंटर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत स्कोप हमको दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पर्सन इसको करता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, अपना कंट्रोल है। अब जैसे बॉस है, किस बॉस के हिसाब से आपको चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कम हो गई हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि हर तरीके से मोनोपोली को भी कम कर रहा है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का अगर हर डायरेक्शन में देखें कि हमारे लिए बेनिफिट है अगर हम इन सारी चीज़ों में एंटर करते हैं और इस सारी चीज़ों से जुड़ते हैं तो, और इंडिया के लिए भी ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो जितना भी काम होगा वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा कि बहुत सारी कंट्री को कवर कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री को कवर कर सकता है, पर्टिकुलर स्टेट को कवर कर सकता है, तो उसका जो एरियल एक्सटेंट है वो बहुत कम होगा, तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ा जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करते हैं। तो एक जनरल हमने 1 करोड़ का अमाउंट रखा है, बाकी हम अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे जब MSMEs देखेंगे कि क्या है अमाउंट रखा गया है अलग अलग सेक्टर में। लेकिन जो एक जनरल है कि 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बोलेंगे। तो 2 पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमको याद रखने हैं, एक कि कितने एरिया को कवर करता है, दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट कितना है। इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो छोटे एरिया को कवर करता है, सारा बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता है और 1 करोड़ से कम इसका जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमी में इसका भी सपोर्ट है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो जो उसके प्रॉफिट हैं वो यहाँ पे भी हैं। पहली चीज़ कि बहुत सारी सर्विसेज हमको मिल जाती हैं, बहुत सारे गुड्स मिल जाते हैं जो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री अभी तक मैन्युफैक्चर कर रही थी। उसके अलावा ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बेटर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमको सर्विसेज और चीज़ें सामान तो मिल ही रहा है, साथ साथ में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो मेजर बेनिफिट है हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ा करने के पीछे, रीज़न क्या है? तो पहला, अगर इंडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है तो क्यों प्रमोट कर रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं, अब गवर्नमेंट अकेले कितने लोगों को
अपॉर्चुनिटीज़ देगी, कितने लोग को जॉब प्रोवाइड करेगी। ये गवर्नमेंट ही है हमारे पास या कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, तो ज़्यादा है नहीं इंडिया में, तो किस लेवल पे हमको सपोर्ट कर पाएंगी अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ सेटअप होती हैं तो उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। उसके अलावा ऐसी इंडस्ट्री जो है रूरल एरियाज़ में भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस टाइप की इंडस्ट्री सेटअप हो जाती हैं, जिसके थ्रू छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, ऐसे लोगों को भी हेल्प मिल जाती है, अपना हेल्प करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है, इन लोगों को भी फ़ायदा होता है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। टू प्ले अ एक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस इन द नेशन। तो हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ जो है बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, तो उनको भी अगर हमको डेवलप्ड बनाना है तो हम क्या करते हैं कि ऐसे एरियाज़ में कुछ चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी, आप वहाँ की कंडीशन देख लें, और जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो धीरे धीरे वहाँ के अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड में देखें चेंज, तो आपको देखने को मिलेगा नई सर्विसेज आना, नए गुड्स आना, ट्रैवल बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिटी या कोई पर्टिकुलर एरिया ही डेवलप्ड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हर जगह सेटअप हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन SSI सेक्टर, तो अगर हम देखें तो मेनली जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जो हमने कहा था 1 करोड़ से कम, तो वो एक जनरल डेटा था। एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ से मिलेगा जब हम MSMEs के अंडर इसको क्लासीफाई करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो आप देख सकते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज़ है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से कम होनी चाहिए, स्मॉल के लिए 25 लाख टू 5 करोड़ होनी चाहिए जब हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। उसी तरीके से जब सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो स्मॉल एंटरप्राइज़ का हम देखते हैं 10 लाख टू 2 करोड़, यानी मिनिमम 10 लाख है, मैक्सिमम 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी के बीच में है तो हम इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, अगर इन सारी कैटेगरी के ऊपर है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि दोनों का कंपैरिजन करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री का डेवलपिंग कंट्री के टर्म में। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो कुछ कुछ सेक्टर को डोमिनेट करती है, जैसे स्टील की मैन्युफैक्चर हो गई, या कुछ लार्ज लेवल पे जब बहुत सारे एरिया को हम कवर कर रहे हैं तो कुछ कुछ फील्ड तो सिक्योर हो जाती है कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही डेवलप करेगी, कुछ कुछ चीज़ें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हो जाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इतना बड़े एक्सटेंट में ना हमारे पास फंडिंग है ना कुछ है, तो हम इतना तो नहीं कर सकते, तो हम स्मॉल प्रोसेस में काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नीश मार्केट की बात करते हैं, कोई ऐसी मार्केट जो अनटच्ड है, कोई स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम देख रहे हैं, जहाँ पे कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे आपको चीज़ें लोगों के नीड के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से बनानी है, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी चलती हैं, क्योंकि ऐसा मास प्रोडक्शन हो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि बहुत तेज़ी से आप रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। आपको पता है टाइम टू टाइम जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं सिचुएशन, लोगों की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही हैं। अब वो पुरानी जो तरीके पहले चलते थे, अब उसमें आप देख रहे हैं हर जगह चेंजेस आ रहे हैं। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होती है तो ये चेंज हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना में बहुत सारी नई चीज़ें आई, कोरोना ख़त्म हो गया, अब हमको पता है कोरोना ख़त्म हो गया तो वहाँ पे हम अलग तरीके से काम करना है, तो और अलग तरीके से काम होना शुरू हो गया। तो बहुत तेज़ी से जो चेंजेस आते हैं उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री ईजिली नहीं अडॉप्ट कर पाएगी, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ईजी अडॉप्ट कर पाएगी। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। तो अगर हम बोलें कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इसका रोल है, ईज़िली चेंज कर सकते हैं इसको, कस्टमाइजेशन हो सकता है, ये सब हम अगर कंपैरिजन करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं हो सकती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी जॉब देती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में जॉब देती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितनी ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ही इन्वेस्टर है,
उसके अलावा कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जैसे रिसेशन हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गई, तब हमारा काम कैसे चलेगा? तब हमारा काम चलेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही चीज़ पे डिपेंड रहे, हम हर तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। ये भी कुछ जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अगर किसी कंट्री को बहुत ख़राब पोजीशन में है और अगर आप उसको सही पोजीशन में लाना चाहते हैं, अंडर डेवलपमेंट से डेवलपिंग बनाना चाहते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी कंट्री डेवलपिंग की तरफ बढ़ने लग जाएगी। उसके अलावा डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो लार्ज स्केल को बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाती, इतना इन्वेस्टमेंट उनके पास होता नहीं है। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखेंगे तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट फंड जो मिलता है, अगर एसएसआई ना हो तो गवर्नमेंट का ही सारा काम है कि आप जो है सोसाइटी डेवलपमेंट करो, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करो, सब कुछ गवर्नमेंट का ही काम है। लोगों को भी हेल्प करो बहुत सारी तरीके से। लेकिन जब आपको ऐसी एसएसआई को आप बढ़ावा दे देते हैं तो आधा काम गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग जगह जा रहा था वो बच जाता है, जिसको गवर्नमेंट और भी चीज़ों में यूज़ कर सकती है। तो ये फ़ायदा होता है जब हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसलिए भी नहीं सेटअप हो सकती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बिग रोल प्ले करेगी। उसके अलावा लोग कैसे अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप के लोगों की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कई जगह पे तो टेक्नोलॉजी, अब काम किस हिसाब से आप करवा रहे हैं उस हिसाब से स्किल पर्सन चाहिए, और कई सारी जगहों पे ऐसा काम है कि बहुत ज़्यादा स्किल पर्सन के बिना भी हो जाएगा तो भी हो चलता है। उसके अलावा गवर्नमेंट को भी बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट कर सकती है। नेशनल इकोनॉमी में अगर हम देखें रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंडर भी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किन का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिडिल क्लास का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऐसी लोगों का जिनको अभी तक कोई काम नहीं मिल पा रहा था, लेबर इंटेंसिव है, तो आसपास के लोग जो लोअर क्लास के जो लोग हैं जिनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, जो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, उनको भी हेल्प करना। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये कर रही हर डायमेंशन में। दूसरा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड नहीं है, हर जगह डाइवर्स ये हो रही है और लोगों को प्रॉपर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हर जगह। सोशली अगर हम देखें तो सोशल मोबिलिटी, सोशल स्टैंडर्ड, तो हर तरीके से यहाँ पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। दूसरा कि ओवरऑल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर हो पाए या एक सही लेवल मेंटेन हो पाए, इसको भी देख रही है। तीसरा हम बात करते हैं इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इनोवेशन तो हो सकता है पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो अब इसमें ये बिज़नेस पहली बात तो बहुत सारे लेयर्स से बना नहीं है। आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप कोई इनोवेशन कर सकते हैं, आप ऐसा बिज़नेस बना सकते हैं जो कि आप एक्सपोर्ट करें, तो इस तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे एआई सेटअप हुआ, तो एआई सेटअप होने से अब ओवरऑल कंट्री या ओवरऑल ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, या सॉफ्टवेयर्स अगर जैसे बने तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है इनोवेशन से हो रहा है। तो जब हम कोई नई चीज़ बनाएंगे नहीं, तब तक कैसे हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं? तो इनोवेशन जब होता है, जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है, नया आइडिया लेके आता है, ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके ओवरऑल आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है, इकोनॉमी वाइज भी दिखाई देता है, मार्केट में चेंजेस दिखाई देते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, ग्रोथ होती है। तो ये 3 पॉइंट है बेसिकली। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें
तो हमको देखने को मिलता है कि लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल वर्कफोर्स। तो इन्वेस्टमेंट हमको पता है बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं बहुत इजी स्ट्रक्चर होगा, सिंपल होगा। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होगी, मतलब एक मोटिवेशन होगा इनोवेशन करने का, कुछ नया करने का अंदर से। कोई भी टेक्नोलॉजी आप अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। आसपास के लोकलाइज ऑपरेशन है, आसपास की चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर बहुत दूर जाना है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नीश प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो अभी तक नहीं बनाए गए हैं। लोकल सोर्सिंग ऑफ इनपुट, लोकल लोग, मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं। उसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के अंडर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल इस पे चलता है। डीआईसी हेल्प करती है इसको सेटअप करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट इसका लिमिटेड होता है। जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आईपीआर के थ्रू फॉलो होते हैं। और इसके अलावा कंसेशन, बेनिफिट, सब्सिडीज़, ये सब भी गवर्नमेंट से मिलती है। एरिया इसका फिक्स होता है कि आपको इस एरिया पे काम नहीं करना है। कुछ एरिया गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, कुछ एरिया जो है लार्ज के लिए रिजर्व है, कुछ एरिया पे एसएसआई का काम है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो हमको पता है कि इसका एक्सटेंट उतना लार्ज नहीं है। मॉनिटरिंग भी इजी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, एक इस फॉर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इंडिया में ज़्यादातर या तो सिंगल ओनरशिप है या पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है इसमें, ये सारी चीज़ें देखती हैं। उसके अलावा आप मॉनिटरिंग इजी इंडिया में भी है कि आप लोग जाते हैं जिनका भी बिज़नेस सेटअप होता है, देखते हैं काम कैसा चल रहा है। लेबर इंटेंसिव है, बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ जगहों पे टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे जो लोग हैं वो मिलजुल के काम करते हैं और एक नई प्रोडक्ट बना के लेके आते हैं। तो ये भी है। लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, मशीनों का मतलब एकदम ऑटोमेटिक मशीनें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल पाता है। अचानक तो यहाँ पे चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू हो सकती है। जैसे आदिवासी या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कुछ छोटा छोटा काम शुरू किया जा सकता है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोकल रिसोर्सेज का यूज़ आसानी से हो सकता है इंडिया की बात करें, और जिससे वेस्टेज कम होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन, ये बेसिक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन पहले करा देते हैं, और उसके अलावा जो है कुछ टाइम के लिए 5 साल के लिए हम प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन करा के काम शुरू करते हैं। उसके बाद काम सही चलता है तो हम उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें हम प्रॉपर अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन और काम करते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक प्रोसीजर हो गया, इसको हमने शॉर्ट में ही रखा है, डिटेल प्रोसीजर हम लोग आगे बताएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एसएसआई, कितने टाइप के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं अगर उसको हम देखें तो रिसोर्स बेस्ड, डिमांड बेस्ड, एंसिलरी, सब्सिडरी और लिंकेज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, प्रेफरेंस बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड एंड कॉम्पिटेंस बेस्ड। रिसोर्स बेस्ड एसएसआई की बात करें कि अगर हमको ये पता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है मोस्टली मटेरियल एंड मैन पावर, तो हमको पता है कि हमारे आसपास इस टाइप की मैन पावर है जिसको ये टैलेंट है इसमें, या हमको पता है कि हमारे आसपास ये मटेरियल अवेलेबल है, या मान लीजिए कि हमारे घर के मतलब जो एरिया है उसके आसपास स्टोन्स अवेलेबल हैं तो हम स्टोन का कुछ बना सकते हैं। हमारे घर के आसपास ऐसे कारीगर हैं जो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो हम उन लोगों का यूटिलाइजेशन करके हम ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस हुआ क्या, हमने देखा हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उस हिसाब से हमने बिज़नेस आइडिया सेटअप किया और हमने बिज़नेस बनाया। तो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, अ लोकल आर्टिजनल पॉटरी स्टूडियो। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी के जो बर्तन या मिट्टी के जो मूर्तियाँ, शेप्स जो बनाई जाती हैं क्ले का यूज़ करके, तो ऐसे आइटम्स बनाए जा सकते हैं रिसोर्सेज का यूज़ करके, और इसको सेल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो एटसी, आईएनसी और फैब इंडिया, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है, ये लोकल बायर जो हैं लोकल जो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं,
आर्टिजियन प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे जो मूर्तियाँ बनाते हैं, जो मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसे लोगों को कनेक्ट करती है HCINC, जो लोगों को ऐसे लोगों को प्रमोट करके इनके चीज़ों को मार्केट में सेल करती है। उसी तरीके से फैब इंडिया है जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे भी बनाए हैं, टेक्सटाइल के बनाए हैं, जैसे भी प्रोडक्ट बनाए, इन सारे प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ये सारी जो दो हमने नाम लिखे हैं, ये करते क्या हैं कि जो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके चीज़ें बनाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इसीलिए ये रिसोर्स बेस्ड हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड बेस्ड। अब डिमांड बेस्ड की हम बात करें, मार्केट को पहले हमने स्टडी किया कि इस टाइम मार्केट में क्या डिमांड है। पहले कुछ और रही होगी, इस टाइम मार्केट में जो डिमांड है उस हिसाब से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिमांड बेस्ड SSI। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ऐप्स जो आजकल आ रही हैं, इसमें बस एक व्हाट्सएप का हमने एग्जांपल लिया है, जोमेटो का एग्जांपल लिया है। आजकल लोगों की फ़ूड की प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब लोगों का ये भी है कि हम बार बार रेस्टोरेंट जाके खाएं, कि हम मंगा लें घर पे, तो उनको ज़्यादा इजी पड़ता है। तो अब ऐसी ऐप डेवलप हो रही है लोगों के डिमांड के हिसाब से। तो जोमेटो चल गया, स्विगी चल गया, ये सारी चीज़ें चल गई। ऐसे सॉफ्टवेयर ऐप्स बहुत सारी चल गई जिनके थ्रू लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन सारी चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाह रहा है तो उनको ईजी चाहिए काम, तो ऐसा काम हम दे सकते हैं उनको। तो नेक्स्ट है एंसिलरी बेस। तो हमने देखा रिसोर्स बेस, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास लोग अवेलेबल है, सामान अवेलेबल है आसपास के एरिया में, बस उसको हमको एक रिज़ल्ट बनाना है और उससे हमसे प्रोडक्ट बनाना है या सर्विसेज बनानी है और हमको उसको सेल करना है। और उसके बाद हमने डिमांड बेस में देखा कि जिस चीज़ की डिमांड थी हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। एंसिलरी में हम क्या करते हैं कि कोई एक बड़ा सा, जैसे मान लीजिए कार बन रही है। अब कार बन रही है तो कार के जो पार्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि जो कंपनी कार बना रही है वो सारे कंपोनेंट्स बना रही है। कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, कुछ कंपोनेंट्स वो बाहर से मंगाती है। तो उसको हम बोलते हैं एंसिलरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो क्या करती है मेन इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स या पार्ट्स को बनाती है या मेन इंडस्ट्री की सर्विसिंग पार्ट को कवर करती है। तो उसको हम बोलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर एंसिलरी ना हो तो पूरा प्रोडक्ट उस तरीके से फॉर्म नहीं बन पाएगा। जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन में हमको पता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, व्हील है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, जो जो चीज़ें उसमें फास्टनर्स हैं, जो जो चीज़ें फिट होती हैं, वो सब कहाँ से आती, सब एक ही जगह से थोड़े आती, सबका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। इस चीज़ को अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, स्मॉल चीज़ों को अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, फिर सबको असेंबल करके फाइनल कोई और कंपनी बनाएगी। इसका एग्जाम्पल है सुंदरन फास्टनर्स लिमिटेड और भारत फॉर्ज लिमिटेड। तो इसमें एक कंपनी है जो कि चेन्नई में है, जो कि फास्टनर्स बनाती है, नट बोल्ट्स और ये सारी चीज़ें बनाती है जो फिटिंग करने के काम आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब व्हीकल वाली इंडस्ट्री के लिए। और उसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी हैं जो स्टील प्रोडक्ट्स को शेप या फॉर्मेशन करती हैं उसका, जिसको हम भारत फॉर्ज लिमिटेड कह रहे हैं। 2 एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, ऐसे और भी एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं। ऐसी कंपनी जिसका कुछ काम कोई और कर रहा है, कुछ काम कोई और कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है उसको हम अलग कहते हैं, उसको बोलते हैं एंसिलरी। किसी के कंपोनेंट, किसी के पार्ट या किसी का आधा काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं एंसिलरी। सब्सिडरी और लिंकेज बेस, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से लिंक कर दें, अब उसको आप एंसिलरी मत समझिए। एंसिलरी में आधा काम कोई कर रहा है। लिंकेज का मतलब है कि एक कंपनी है, उस कंपनी से कोई दूसरी कंपनी लिंक है, वो कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन ओनर जो है दोनों के सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी और लिंकेज। या एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के फॉर्म में है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है पर समझने के लिए सही है, कि जैसे KFC है, तो KFC एक ग्लोबल चीज़ें हैं, ये हर जगह थोड़ा थोड़ा मतलब हर एक सिटी में खुला हुआ है, ठीक है। तो मेन जो है उसकी फ्रेंचाइजीज़ अलग अलग जगह चल रही हैं। तो उसी तरीके से लिंकेज बेस है कि मेन कंपनी है, मेन कंपनी के साथ साथ लिंक है दूसरी कंपनी,
जो कि ओनर सेम है, बस दूसरी कंपनी लिंक है, वो अलग जगह पे चल रही है, वो अपना अलग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक तरीके से एक जगह प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक जगह पैकेजिंग बना रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपनी का नाम दे दिया है आपने अलग अलग। अब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे नेस्ले पूर्णिया पेट केयर, तो अब नेस्ले प्रोडक्ट्स बनाती है, फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, और पेट केयर है, अब वो साथ साथ में उसने पेट केयर भी शुरू कर दिया जो कि पेट्स से रिलेटेड है, उनके लिए अलग काम शुरू कर दिया। उसके अलावा HUL का लैक्मी सैलून है, लैक्मी सैलून हमको पता है अलग है, HUL का काम अलग है, लेकिन दोनों कंपनी आपस में लिंक है। तो दो कंपनी जो अलग अलग टाइप का काम कर रही हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज बेस, ठीक है, पर ओनर उनका सेम रहता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बात करें कि हमारा टारगेट ही यही है कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, जो अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, जिसका मार्केट में, बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऐसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अगर हमने प्रोडक्ट बनाया तो उसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करेंगे। कोई भी हो सकता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, टेक्सटाइल है, जो भी है, जिसकी भी मार्केट में आपको दिख रहा है कि बाहर की कंट्रीज़ में डिमांड है, आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर एक्सपोर्टिंग, तो उसको हम कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सैमसंग का। सैमसंग हमारे यहाँ, हम साउथ कोरिया का है, आता रहता है हमारे यहाँ, इसके प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं, और हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह सैमसंग के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। बनाई किसी और कंपनी में, लेकिन ओवरऑल इंडिया वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ओवरऑल इंडिया या आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा वेलस्पून इंडिया है, जो टेक्सटाइल कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है। ऐसी और भी कंपनीज हो सकती हैं जो कि उनका पर्पज़ ही यही है कि हमको बाहर एक्सपोर्ट करना है, अपने यहाँ तो चलेगा ही चलेगा, बाहर एक्सपोर्ट करना है, इस तरीके से बनाना है। टेक्नोलॉजी बेस्ड SSI, इनका पूरा फोकस रहता है कि हम कितनी अच्छी से अच्छी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर दें, यूज़र फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, कैसी भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना इनका पूरा फोकस रहता है। इनोवेशन करना इनका पूरा फोकस रहता है। तो ऐसी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है, उसको हम टेक्नोलॉजी बेस्ड SSI कहते हैं। जैसे टेस्ला है, टेस्ला ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल उन्होंने बनाया, तो इन्होंने भी एक इनोवेशन किया। उनका पर्पज़ था कि पॉल्यूशन जो रोड पे होता है उसको हम कम कर सके, तो हम इस तरीके का काम कर दिए। उसके अलावा और भी IT बेस्ड कंपनी है, माइंडट्री लिमिटेड, उसका भी रोल है कि इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से कुछ भी आप कोई ऐसी कंपनी बना रहे हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बेस्ड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, जिससे लोगों का बेनिफिट हो रहा है। प्रेफरेंस बेस्ड SSI, प्रेफरेंस बेस्ड SSI का मतलब है जब कुछ लोग होते हैं किसी और चीज़ को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो आप उनकी प्रेफरेंस को जान जाएं और आप इस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं। कि कुछ लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, तो आपने कुछ ऐसा बना दिया कि हम इस प्रेफरेंस के लोगों को टारगेट करेंगे और कस्टमाइजेशन वाला काम करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस बेस्ड SSI। जैसे कि बियॉन्ड मीट है, अब कुछ लोग हैं जो कि मीट नहीं खाते, तो उनके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बना के उस हिसाब से वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स उनके लिए ज़्यादा बनाए जाएं और उस हिसाब से बनाई जाए चीज़ें कि उन लोग भी कंज्यूम कर पाएँ। या इस तरीके कोई ड्रिंक आपने बनाई जिसमें आपने मान लीजिए शुगर फ्री ड्रिंक आपने बनाई, तो आपने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर वाली डाइट नहीं लेना पसंद करते हैं, तो आपने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। उसी तरीके से पेपर बोट है जो कि आम पन्ना और जलजीरा बनाती है, जो कि इंडियन फ्लेवर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर्स पसंद है, तो वैसी चीज़ें भी बनाती है। ऐसी आप बहुत सारी कंपनीज़ देखेंगे जो पुरानी जो हमारे प्रेफरेंसेस थे उनको लेके प्रेफरेंस बेस्ड इंडस्ट्री बना रहे हैं। पॉलिसी बेस्ड SSI की बात करें तो गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रही होती है और उसके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी, बहुत अच्छी पॉलिसी, फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब हमको पता है कि यहाँ हमको मिल रहा है फ़ायदा, जैसे वुमेंस के लिए फ़ायदा बना दिया उन्होंने कि वुमेंस को अगर वो बिज़नेस करती हैं तो हम इतना उनको लोन देंगे, इतना बेनिफिट देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वुमेंस को थोड़ा मोटिवेशन आ गया कि अब हम काम कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे काम करने का उनके अंदर मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि उनके लिए अलग से पॉलिसी आ गई तो उनके अंदर मोटिवेशन आ गया।
तो उसी तरीके से जब पॉलिसी बेस्ड एसएसआई की बात करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है उस बेनिफिट से लोग मोटिवेटेड होके कोई काम करते हैं, उस पॉलिसी का यूज़ करते हैं, तो उसको हम पॉलिसी बेस्ड एसएसआई कहते हैं। जिसमें हम देखते हैं रिन्यूएबल्स पे आजकल जो है गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड, सोलर पावर से रिलेटेड हमने कुछ बनाया, विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ बनाया, इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इस पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पॉलिसी बेनिफिट्स, सब्सिडीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे विंड टर्बाइन है, यहाँ पे 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए, सुलजॉन एनर्जी लिमिटेड और वेस्तास विंड सिस्टम। तो ये विंड एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट्स बना रही है, तो इनको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आराम से। तो इस तरीके से इनका मोटिवेशन बन रहा है कि हम ये वाला काम करेंगे। कॉम्पिटेंस बेस्ड एसएसआई, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता। अब आपको कोई चीज़ बहुत परफेक्ट करने आती है, मान लीजिए आपको ही है अच्छे, तो आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी बनानी आती है, तो आपने उसको बनाना शुरू किया, क्योंकि आपको वो काम बहुत अच्छा करने आता है, तो उसकी अपने आप लोगों ने मतलब उसको तारीफ़ करना और उसको बाय करना शुरू कर दिया। तो कॉम्पिटेंस अपनी स्किल के बेसिस पे, अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम कॉम्पिटेंस बेस्ड एसएसआई कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा पर्सन है, या हेरिटेजियल कह सकते हैं, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जिसको बहुत अच्छा क्राफ्ट का काम आता है, पुश्तैनी उसका पूरा काम है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई चीज़ बहुत अच्छे से परफेक्टली बनाने आती है बिना किसी गलती के, तो ऐसे पर्सन को आप प्रेफर करेंगे और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे रोलेक्स है, अब रोलेक्स की वॉच हर कोई नहीं बना सकता, उसमें एक प्रॉपर उनकी क्राफ्टमैनशिप है, उनका प्रिसीजन है, उनका एक काम का परफेक्शन है, तो वो अपना जिनका काम का परफेक्शन है उस हिसाब से उनको अलग से ही एक नाम मिला हुआ है कि ये इनकी परफेक्शन की वजह से इनका नाम है। तो परफेक्शन के बेसिस पे, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी योग्यता के बेसिस पे अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, हमने नहीं देखा कि डिमांड है या नहीं, रोलेक्स की डिमांड पहले से थोड़ी थी, या हमने रिसोर्सेज नहीं देखे, हमने कुछ नहीं देखा, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि एकदम बेहतरीन था, इतना परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया कि अब लोग जो है उसको ज़्यादा पैसा दे के भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो उस तरीके से अपने परफेक्शन के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। तो इसमें वाइटल इंसाइट्स की बात करें तो एक जनरल चीज़ है कि एसएसआई को अब क्या किया गया है, एमएसएमईज़ में एंटर कर दिया गया है, जो कि हमने अभी देखा भी था, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो एमएसएमईज़ में इनको अब क्लासीफाई कर दिया गया है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो माइक्रो है, इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो स्मॉल है, इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो मीडियम है, जिसको हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो अब जब कभी भी आपको एसएसआई शुरू करनी है तो एमएसएमईज़ के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा, आप स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आता है एंसिलरी। एंसिलरी में हमने बताया था कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स या सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं। कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका हमने नट बोल्ट या टायर या कुछ अलग अलग काम हम अलग अलग कर रहे हैं, तो उसको हम एंसिलरी कहते हैं कि उसके हम कंपोनेंट्स पार्ट्स बना रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिमांड बेस है, तो हमें कंपोनेंट बनाने, कोई एक कंपनी है उसने 100 कार बनाई, उसने कहा कि हम 100 कार बना रहे हैं, 100 कार के लिए आप कंपोनेंट भेज दीजिए, तो उसने डिमांड की, उस बेसिस पे हमने भेज दिया, तो हम उसको बोलेंगे डिमांड बेस्ड एंसिलरीज। जैसे ही उनके जैसे डिमांड करते जाएंगे उस हिसाब से उन्होंने कंपोनेंट बनाना स्टार्ट किया। ये तो हो गया डिमांड के हिसाब से चीज़ों को बनाना। दूसरा है रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, हम बनाएंगे अपने हिसाब से, आपको ज़रूरत है आप ले जाइए, ऐसा, तो हम उसको बोलेंगे रिसोर्सेज बेस्ड। तो हमारे पास अगर चीज़ें अवेलेबल हैं हम उस हिसाब से बनाएं, या कोई हमसे आके कहे कि आपको इतना काम कंप्लीट करना है, हम उस हिसाब से चीज़ें ला के फिर काम कंप्लीट करें। तो डिमांड बेस्ड जब हमको कोई ऑर्डर देगा उस बेसिस पे हम बनाएंगे, और रिसोर्स बेस्ड हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम बनाते रहेंगे, जिसको भी अवेलेबिलिटी, जिसको भी चीज़ें की ज़रूरत है वो ले जाए। तो इस तरीके से सारे टाइप्स जो हैं ख़त्म होते हैं यहाँ पे।